हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो कैसे हैं आप सभी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 25 अक्टूबर की करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में। स्टार्ट करते हैं कल के रिवीजन के साथ। यस, हमारी कल क्लास हुई थी एंड कल जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे वन लाइन फॉर्म में हम देखेंगे। द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम इन इंडिया ऑपरेट्स अंडर विच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। सो एईओ प्रोग्राम किस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेट करता है? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट कीजिए, बिकॉज उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर? सो हमने देखा था INS विक्रांत है। ये है कोणार्क बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा स्टेट। द डिस्ट्रिक्ट इज पुरी। And India and which country launched the Ramanujan Junior Researchers Program for Young Scientists, and that is with UK. UK के साथ हमने कोलैब करा है इस यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए। एक्सरसाइज JAM-X and it is between India and Japan. नेवी एक्सरसाइज है ये। According to UN Global Forest Resource Assessment, what is India's rank in world's total forest area? 9th रैंक पर है हम। एंड एनुअल फॉरेस्ट ग्रोथ रेट पर इंडिया की रैंक क्या है ये आपको बताना है, बिकॉज कल के सेशन में हमने उसे डिस्कस किया था। इसके अलावा प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में सारंडा द लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट इन एशिया इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? यह है लोकेटेड इन झारखंड में। Which country has officially become the 26th country to eliminate trachoma as a public health concern? And trachoma को eliminate करने वाला 26th country बना है the South Pacific Ocean में located island country Fiji, capital Suva. And now the question for you, trachoma के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? उसका नाम आप बता दीजिए कॉमेंट बॉक्स में। कल हमने हाईलाइट किया था। Recently, where is the titanium and super alloy material plant inaugurated in Uttar Pradesh? And that is the location is लखनऊ। आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत कब आया था ये आप बता दीजिए। एंड विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू फुल्ली ऑपरेशनलाइज द रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का इनिशिएटिव है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम यहाँ पे लगाया है चेन्नई ने, ठीक है। एंड द क्वेश्चन नेक्स्ट, विच मिनिस्टर रिसीव द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PM जनमन स्कीम? और इसके लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का जो ये अवार्ड है ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 11th वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025? चाइना विनर रहा था 6th टाइम। होस्ट किया है इसे इजिप्ट ने, एग्जैक्टली कायरो में पहली बार। अफ्रीका के किसी कंट्री ने इसे होस्ट करा। अफ्रीका के लिए क्या था, ये डेब्यू गेम रहा था, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक एक बार हम देख लेते हैं। आज कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज के। एक प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस, द SOAR प्रोग्राम। द सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव को हम देखेंगे। एंड एक प्राइज है द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। पहले कुछ और नाम था, अब कुछ और नाम है। विनर कौन है? इंडियन ओरिजिन है एंड उनके नाम को हम जानेंगे। कफाला सिस्टम को हम देखेंगे। कंट्री ने इसे एंड कर दिया है, फोर्स लेबर जिसे कहा जाता है एक टाइप का। एंड ग्लोबल एयर रिपोर्ट दिवाली गई है, एयर रिपोर्ट तो यहाँ पर आएगी, उससे से रिलेटेड अपडेट्स को हम देखेंगे। द सेविल फोरम ऑन डैप्ट को हम देखेंगे, किससे से रिलेटेड है, किसने लॉन्च करा, क्या गोल है। डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनेस, रिसेंटली इनका निधन हो गया है, किस फील्ड से ये एसोसिएटेड, इनके बारे में जानेंगे। एक बुक यहाँ पे न्यूज़ में रही, ऑथर को एंड बुक किसने रिलीज करी उसके बारे में हम देखेंगे। एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ यहाँ पे न्यूज़ में रहा, इसके बारे में हम जानेंगे। सखारोव प्राइज को हम डिस्कस करेंगे। विंटर ओलंपिक्स की अपडेट हम लेंगे। वॉर फेस्टिवल है हिंगोट, इसके बारे में हम जानेंगे। दी अदर अपडेट ऑफ द 25 अक्टूबर करंट अफेयर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चन, ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको ओनली जीके टुडे की एप्लीकेशन पर मिलेंगे। स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। The first question, the Central Asian Mammals Initiative was launched at which event? तो CAMI इनिशिएटिव को किस इवेंट में लॉन्च किया गया है? सो प्लीज नोट, एशियन मैमल इनिशिएटिव को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए ग्लोबल लेवल पर एशियन रीजन के लिए एक इनिशिएटिव को लाया गया। इस इवेंट का नाम आपसे पूछा जा रहा है सो दैट इन मैमल्स को बचाया जा सके। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, COP11 टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, और यू कैन से CMS COP11 में
द सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव को लाया गया सो दैट जो माइग्रेटरी मैमल्स है सेंट्रल एशिया में, जस्ट लाइक स्नो लेपर्ड हो गया, डियर हो गया, एंटीलोप हो गया, वाइल्ड याक हो गया, इन सब को प्रिजर्व किया जा सके, ये जानवर एक्सटिंक्ट ना हो जाए, एंड दैट्स वाई यहाँ पर CAMI टाइप के इनिशिएटिव को लाया गया. सो प्लीज वेलकम कीजिए एक अदर टाइप की कॉप मीटिंग को. आज तक हमने देखा है 2025 ईयर में UNFCCC की कॉप को हमने देखा है. ये लोग अभी कॉप 30 तक पहुंच चुके हैं. वी ऑल नो ब्राजील इसे होस्ट करेगा इस साल. हमने देखा है CBD से रिलेटेड, जिसमें कनमिंग जो प्रोटोकॉल था कनमिंग, उसे अपनाया गया था 2022 में. हमने डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड कॉप को देखा है. नाउ एक डिफरेंट कॉप मीटिंग को आज के सेशन में हम देख रहे हैं जो रिलेटेड है CMS COP 11, एंड CMS here stands for Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, so that जितने भी तेंदुआ है, लेपर्ड है, एंटीलोप है, याक है, डियर है, पर्शियन लेपर्ड और अदर डिफरेंट 17 टाइप के माइग्रेटरी मैमल्स को प्रिजर्व किया जा सके. सो इस क्वेश्चन के साथ टारगेट क्या है? कन्वेंशन ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, द CMS, इसको समझना. इसे कब लाया गया था, इसका प्रपोजल क्यों रखा गया, और CMS में इनसे रिलेटेड जितनी भी कॉप अभी तक हो चुकी है जो मेन है एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसमें कौन कौन से इनिशिएटिव को अपनाया गया. जस्ट लाइक CAMI को तो कॉप 11 में अपनाया गया था. CMS की जितनी भी कॉप है वो अभी तक कॉप 14 तक पहुंचे हैं. अब इनका कॉप 15 होगा. कहाँ पे होगा? ब्राजील में ही होगा. ठीक है, कॉप 15 नेक्स्ट ईयर होगा 2026 में. तो जो मेन कॉप है उन्हें हम देख रहे हैं. सो कॉप 11 को ध्यान रखना है. यहाँ पे कॉप 11 इसे किसने होस्ट करा? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉप 11 को हम देख रहे हैं. सो यहाँ पे शहर है जिसका नाम है क्विटो. कहाँ पर है? इक्वाडोर. इन लोगों ने 2014 में CMS का कॉप 11 को होस्ट करा, जहाँ पर सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव को अपनाया गया. और अभी रिसेंटली यहाँ पे 14th कॉप 14 हुआ था. कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में. उज्बेकिस्तान का शहर है यहाँ पर समरकंद, और समरकंद ने CMS का कॉप 14 होस्ट करा. और इस कॉप 14 में इन लोगों ने यहाँ पर 6 ईयर प्लान प्रोग्राम को अपनाया, सो दैट 17 जो माइग्रेटरी मैमल स्पीशीज है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके CAMI इनिशिएटिव के तहत ही. ठीक है, सो CAMI इसे लॉन्च किया जाता है कॉप 11 में. 6 ईयर प्लान 17 स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए इसे लॉन्च किया जाता है कॉप 14 में. कॉप 11 हुआ था इक्वाडोर में, और कॉप 14 हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में. दैट्स ऑल. इसके अलावा इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, कॉप 14 तक ये लोग पहुंच चुके हैं. इंडिया ने कभी क्या इसकी कोई कॉप को होस्ट करा है? सो यस, प्लीज नोट, जो कॉप 13 हुआ था CMS का, उसे इंडिया ने 2020 में कोविड के टाइम पे हम होस्ट किया था न्यू दिल्ली में. जब कोविड आया ही था, नया नया था, तब हम कॉप 13 को होस्ट कर रहे थे. किसी से रिलेटेड था? कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज मैमल, जो भी है. इसके अलावा अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक बार CMS को, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ज़्यादा एंटरटेन हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे. सो CMS, इसका जो कॉन्सेप्ट है कब लाया गया? 1972 में लाया गया था. 1972 ईयर का नाम जब भी आए तो बस एक कॉन्फ्रेंस को ध्यान रखना है. 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. आई होप सबको याद आ गया होगा, मेजॉरिटी होप सो. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 1972 में CMS का प्रपोजल रखा गया कि यस, जो वाइल्ड लाइफ है, मैमल है, इनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ होना चाहिए. देन आगे जाकर 1979 में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाता है. कहाँ पर? CMS को बॉन, जर्मनी में. एंड दैट्स वाई CMS को यहाँ पे कहा जाता है बॉन कन्वेंशन भी. तो बॉन कन्वेंशन किसका नाम है? कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज से ही यह रिलेटेड है. इसी दौरान इसे लॉन्च किया गया. एक्शन में कब आता है ये? सो फोर्स में आ जाता है 1983 में. हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? बोन, जर्मनी में हेडक्वार्टर लोकेटेड है. और कौन देखता है इसको? अथॉरिटी कौन है? UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम. दैट्स ऑल. इंडिया ने इसे एग्जैक्टली ज्वाइन कब किया था? सो प्लीज नोट, एट प्रेजेंट इसके 133 मेंबर्स है, और इंडिया इसे 1983 में ज्वाइन करता है. अभी लेटेस्ट जो कॉप 14 हुआ है, हमने देखा समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, और एशिया का पहला कॉप है यह. और एग्जैक्टली एशिया
एशिया मीन्स सेंट्रल एशिया का, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी कर चुका है ना, इंडिया भी तो एशियन कंट्री है। सो सेंट्रल एशिया का पहला जो कॉप है इससे रिलेटेड वो कॉप 14 है, जो उज्बेकिस्तान समरकंद में होता है। एंड द थिंग इज, जो मेजर वाइल्ड लाइफ है, मैमल है, वो सेंट्रल एशिया में ही लोकेटेड है। और इस टाइम पे इन लोगों ने जो स्लोगन अपनाया था वो था नेचर नोज नो बॉर्डर, और एक स्ट्रैटेजिक प्लान भी अपनाया था जिसका नाम है समरकंद स्ट्रैटेजिक प्लान 2024-2032। अभी रिसेंट कॉप वाली अपडेट मैंने आपको दी है, कॉप 14, दैट्स ऑल। और कॉप 15 ये नेक्स्ट ईयर होगी 2026 में ब्राज़ील में, जब डिसाइड किया जाएगा कि ये जो CAMI है, ये जो 6 ईयर प्लान है, इन पर काम कितना अच्छे से किया जा रहा है। दैट्स ऑल, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो एक नई टाइप की कॉप को हमने देख लिया है, और ये जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज है इसको भी हमने देख लिया है, जैसे एग्जैक्टली फोर्स में कब लाया गया था, 1983 में। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते, कुछ अदर क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो रिलेटेड है कॉप वर्ड से। द क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द रेजोल्यूशन रिड्यूस्ड बाय द इंडिया एट द रामसर कॉप 15 हेल्ड इन जिम्बाब्वे। सो कॉप रामसर से रिलेटेड, और ये लोग अभी 15 तक पहुंचे हैं, जिम्बाब्वे ने इसे होस्ट करा, एंड रेजोल्यूशन अपनाया गया प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। होस्ट कंट्री जिम्बाब्वे। And the Prime Minister of which country recently gifted a copy of the Tipitaka in Pali to the Indian Prime Minister Narendra Modi. So Narendra Modi जी को यह थाईलैंड से मिला था. Which organization has launched a new AI assistant called Dragon Copilot for Healthcare? Microsoft ने इसे लॉन्च करा है. एंड और कोई क्वेश्चन यहाँ पर कॉप से रिलेटेड नहीं है, केवल इन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे जो कॉप से रिलेटेड थे. आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक प्रोग्राम को हम देख रहे, एंड दैट इज द स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस प्रोग्राम. AI को इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है, और उसी के लिए SOAR प्रोग्राम को यहाँ पे लाया गया. किस मिनिस्ट्री ने, किसने इसे लॉन्च करा है? इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो AI लर्निंग इन स्कूल, इसको प्रमोट करना है. बेसिकली SOAR प्रोग्राम स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है, प्लस टीचर्स को भी यह टारगेट कर रहा है. मॉड्यूल्स यह ऑफर कर रहा है इस प्रोग्राम के तहत AI लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डेटा लिटरेसी के लिए, एथिकल टेक यूज के लिए. इसके लिए यूनियन बजट 25-26 में 500 करोड़ का जो बजट है वो भी एलोकेट किया गया है, और इसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन इसको प्रमोट किया जाएगा, एंड ओवरऑल AI को स्कूल सिस्टम में लाया जाएगा, सो दैट टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को इसके लिए जो एजुकेशन है वो दिया जा सके. और बजट भी हमारे पास आ चुका है. सो ध्यान रख लेना, SOAR प्रोग्राम बजट 25-26 में इसे लाया गया. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते. Who won the British Academy Book Prize 2025 for his book The Burning Earth and Environmental History of the Last 500 Year. So यहाँ पे रिसेंटली एक प्राइज जिसका नाम है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज न्यूज़ में रहा, एंड 2025 का ये जो प्राइज है किसने जीता है अपने इस बुक के लिए. बुक का नाम है द बर्निंग अर्थ एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स. इंडियन ओरिजिन है, नाम है सुनील अमृत, एंड केन्या में बॉर्न हुए, सिंगापुर में पालन पोषण हुआ, कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन किया, एंड 500 ईयर ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री पर इन लोगों ने स्टडी करी है, इन्होंने स्टडी करी है, और अपनी बुक इन्होंने प्रिंट कर दी, जिसके लिए इन्हें द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 से रिकग्नाइज किया गया. ठीक है, इंडियन ओरिजिन है, और 2025 का ये अवार्ड इन्होंने जीता. प्राइज इन्हें दिया जाएगा 25,000 पाउंड का फॉर एक्सेप्शनल नॉन फिक्शन. सो प्लीज नोट, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज नॉन फिक्शन वर्क के लिए दिया जाता है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट. ठीक है, जो भी सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ में काम यहाँ पर कर रहे हैं. प्लीज़ नोट, ये जो प्राइज़ है 2020 तक इसका नाम कुछ और था. 2021 से इसे ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ के नाम से जाने लगा था. 2020 तक इस प्राइज़ को किस नाम से जाना जाता था? सो प्लीज़ नोट, उस टाइम पर इसे नायफ अल रोधन प्राइज़ के नाम से जाना जाता था. सो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ का पुराना नाम क्या है? नायफ अल रोधन प्राइज 2020 तक. देन 2021 में रीनेम कर दिया गया ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज. कुछ प्रीवियस विनर्स के नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है, प्राइज को जीता है. एक इंडियन ओरिजिन है, नंदिनी दास. 2023 में इन्होंने इस अवार्ड को जीता है. कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल, इंडियन ओरिजिन ऑफ एम्पायर, इसके लिए
2024 में इस अवार्ड को दिया जाता है रोज पर्लिन को, लैंग्वेज सिटी टू फाइट टू प्रिजर्व इंडेंजर्ड मदर टंग इस बुक के लिए। दैट्स ऑल। ठीक है, एक क्विज हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जितना भी आपने सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट गिवन है दो, आपको बताना है विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग। द फर्स्ट स्टेटमेंट, द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर फिक्शन, इट इज अवॉर्डेड फॉर बुक्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड सोशल इशूज। सो एकदम रॉन्ग आंसर है। नॉन फिक्शन के लिए, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के लिए यह दिया जाता है। ठीक है, सो स्टेटमेंट जो 1 है वो यहाँ पे रॉन्ग है। कल्चर के लिए यह नहीं है, हिस्ट्री के लिए यह नहीं है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट, द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज वॉज फॉर्मली नोन एज द नायफ अल रोधन प्राइज, एकदम सही है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has officially ended the kafala system in October 2025? So kafala system जो कि गल्फ नेशन में यहाँ पे काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, इसे आप फोर्स लेबर कह सकते हैं। एक एग्रीमेंट आपसे साइन करवा लिया जाता है और आप बंधुआ मजदूर बन जाते हो। यहाँ पर मोस्टली अरब नेशंस में यह प्रचलित है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है द कफाला सिस्टम। एंड रिसेंटली कंट्री ने इसे ऑफिशियली एंड कर दिया है, एंड दैट कंट्री सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे कफाला सिस्टम को एंड करा और जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके राइट्स को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। सो एक न्यू सिस्टम यहाँ पे लाया जाएगा विजन 2030 तक, जॉब चेंजेस को अलाउ करेगा, फोर्स लेबर नहीं रहेगा एंड एम्प्लॉयर के अप्रूवल के बिना भी ट्रैवल किया जा सकता है। सो कफाला सिस्टम होता क्या था? सो प्लीज नोट, कफाला सिस्टम एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम था जिसमें जो माइग्रेंट वर्कर है उसे एक बॉन्ड से बांध लिया जाता था, बॉन्ड साइन करवा लिया जाता था कि पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉयर है उनके साथ उसे काम करना पड़ेगा जब तक उसकी इच्छा है, जब तक उसकी विश है, और कहीं जा नहीं सकता, उसका वीज़ा वगैरह सब जो एम्प्लॉयर है वो ले लेता था। एंड दैट इज़ द कफाला सिस्टम। 1950s में इसे स्टार्ट किया गया था, मेजरली गल्फ नेशन में। कहाँ कहाँ पर इसे प्रैक्टिस किया जाता है? मेजरली जो GCC कंट्रीज़ है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स, बहरीन में, कुवैत में, ओमान में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, UAE में, यहाँ पे इसे परफॉर्म किया जाता था। इसके अलावा जॉर्डन एंड लेबनान में भी इसके केसेस देखने को मिले थे। कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे? माइग्रेंट लेबर जो काम ढूंढने के लिए आता था, जिसको काम देना है, काफिल उसे कहा जाता था, एम्प्लॉयर, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ये 3 है, कितने साल तक उसे बंधुआ मजदूर यहाँ पे बना लिया जाता था एज अ काफिल, जो भी कफाला सिस्टम। दैट्स ऑल। एंड नाउ यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने इसे एंड कर दिया है। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज जिन्होंने इसे खत्म कर दिया है, कौन कौन सी है? सो प्लीज नोट, बहरीन ने कफाला को 2009 में ही एंड कर दिया था। UAE ने इसे रिफॉर्म करा है 2015 में, मेजर चेंजेस। लेकिन कुवैत, कतर एंड ओमान, अभी भी इन देशों में स्ट्रिक्ट रूल्स है कफाला सिस्टम के लिए, जिसके तहत जो भी बॉन्डेड लेबर है, जिन्होंने बॉन्ड साइन कर रखा है, वो बिना परमिशन के कहीं भी नहीं जा सकते। दैट्स द कफाला सिस्टम। एंड एक डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे मालूम चला है सम 2.6 मिलियन इंडियंस है जो कफाला सिस्टम के तहत यहाँ पर बॉन्ड जो है वो साइन कर रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक मेजर पर्सनालिटी इन न्यूज, इनका निधन हो गया है, डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनेस, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? सो यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इंडियन स्पेस साइंटिस्ट है। इसरो से पहले हमारे पास जो था रिसर्च सेंटर, दैट इज द इंकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। सो इंकोस्पार को स्टार्ट करने में जो रोल रहा है डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनेस, उन्हीं में से एक है। सो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को एस्टेब्लिश करने में इनका मेजर रोल रहा था, जो आगे जाकर इसरो में कन्वर्ट हो जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। और डॉक्टर चिटनेस का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है बिकॉज इंडिया का जो फर्स्ट रॉकेट यहाँ पे लॉन्च किया गया था, कहाँ से लॉन्च किया गया था? थुम्बा। कहाँ पर लोकेटेड है? केरला की कैपिटल थिरुवनंतपुरम में यह लोकेटेड है। सो थुम्बा से इंडिया के फर्स्ट रॉकेट को लॉन्च करने में भी इनका क्रूशियल रोल यहाँ पे रहा था। सो इंडियाज अर्ली स्पेस प्रोग्राम में मेन जो रोल था डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनेस, और रिसेंटली 100 ईयर्स की एज में इनका 22 अक्टूबर पुणे महाराष्ट्र में निधन हो चुका है। इन्हें 1985 में पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। सो
इन अचीवमेंट को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पद्म भूषण 1985, डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनेस, इंडियन स्पेस साइंटिस्ट। नाउ द क्वेश्चन, यहाँ पे एक जगह को मेंशन किया जाता है, दैट इज थुम्बा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जान लीजिए। थुम्बा एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिया ने अपना जो रिसर्च रॉकेट है उसे लॉन्च किया था। हमने हमारा पहला रॉकेट यहाँ पे लॉन्च किया था थुम्बा से, और वो रॉकेट इंडियन ओरिजिन नहीं था, यूएस का वो रॉकेट था। एंड थुम्बा को ही क्यों सिलेक्ट किया गया उस रॉकेट लॉन्च को, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। द क्वेश्चन, थुम्बा was chosen as the ideal site for rocket launch due to the presence of, so इसका रीजन क्या है कि जो मैग्नेटिक इक्वेटर है वो यहाँ पर अर्थ से काफ़ी नियर बाय है, एंड दैट्स वाई थुम्बा को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया इंडिया के फर्स्ट रॉकेट लॉन्च के लिए। सो मैग्नेटिक इक्वेटर से डिस्टेंस काफ़ी नियर बाय थी थुम्बा, थिरुवनंतपुरम में जो लोकेटेड, एंड दैट्स वाई इसे यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। सो मैग्नेटिक इक्वेटर से नियर बाय प्रॉक्सिमिटी होने के कारण थुम्बा को सिलेक्ट किया गया, दैट्स वाई। बस इतना आपको जानना है इसके बारे में। एंड इंडिया का जो पहला था रॉकेट इंडिजिनसली स्वदेशी, जिसका नाम था रोहिणी 75, सो रोहिणी 75 को भी थुम्बा से ही लॉन्च किया गया था। सो रोहिणी का नाम ध्यान रख लेना। और इंडिया का जो फर्स्ट रॉकेट है जो यूएस का था उसका नाम क्या है ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization released the State of Global Air 25 report highlighting air pollution related death? So यहाँ पर एक रिपोर्ट है, द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट, यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट्स ने इसे लॉन्च किया है। एंड जो डेथ रेट है उसे यहाँ पे हाईलाइट किया गया। इसे किसने यहाँ पे पब्लिश करा है? सो हेल्थ अफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एवेल्युएशन ने इसे लॉन्च करा है, यूएस बेस्ड है, और इन लोगों ने एयर पॉल्यूशन को टारगेट बनाते हुए इस रिपोर्ट को यहाँ पे दिखाया। सो जो डेटा यहाँ पे हाईलाइट किया गया बस उसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। सो 2023 में जो डेथ रेट यहाँ पर आई है इंडिया के रेस्पेक्ट में, इंडिया लॉस्ट 2 मिलियन लाइव्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज, 2 मिलियन। और हमारा जो डेथ रेट है वो 43% से इंक्रीज हुआ है अगर हम 2000 जो ईयर है वहाँ से कंपेयर करें, 43% से इंक्रीज। 2000 में 1.4 मिलियन डेथ थी, नाउ यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं 2 मिलियन लाइव्स लॉस्ट पर 2023 में। इसके अलावा इंडिया में जो डेथ हुई है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जस्ट लाइक जो भी नॉन कम्युनिकेबल है, डिमेंशिया हो गया, डायबिटीज हो गया, लंग कैंसर हो गया, इससे 89% ऑफ डेथ को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। एयर पॉल्यूशन से जो डेथ हुई है यहाँ पर 186 पर 1 लाख पॉपुलेशन, दैट इज 10 टाइम हायर देन हाई इनकम कंट्रीज। ठीक है, इंडिया मोस्ट अफेक्टेड स्टेट कौन कौन से इंडिया के? महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। एंड दैट्स द रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट बाय द यूएस इंस्टीट्यूट। नाम क्या है इंस्टीट्यूट का? हेल्थ अफेक्ट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक एंड एवेल्युएशन। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, the Seville Forum on DAPT was launched in which city? So Seville Forum on DAPT इसे किस सिटी में लॉन्च किया गया? सो प्लीज नोट दैट सिटी इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसे लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2025 में, जब जेनेवा में यहाँ पर अंकटाड का जो 16th एडिशन है उसे होस्ट किया जा रहा था। सो 16th एडिशन अंकटाड, और यहाँ पे सेविल फोरम ऑन डैप्ट को लॉन्च किया गया। सपोर्ट किस किस का मिला है यहाँ पर इस टाइप के इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए? अंकटाड का एंड यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का। प्लीज नोट यहाँ पर ये जो मेंशन है सेविल फोरम ऑन डेप्ट, इस इनिशिएटिव का जो प्रपोजल है स्पेन के एक शहर ने दिया है, स्पेनिश लेड इनिशिएटिव इट इज। स्पेन के उस शहर का नाम है सेविल, एंड दैट्स वाई नाम पड़ गया द सेविल फोरम ऑन डेप्ट। इसी के साथ ही जो फॉरम है ये अलाइन करता है FFD4 एंड द सेविल प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन एंड कमिटमेंट के साथ। सो इस टर्म को समझने के लिए हमें FFD4 को समझना है एंड सेविल प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन एंड कमिटमेंट को समझना है। सो प्लीज नोट ये जो भी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है इन सब का गोल क्या है? सस्टेनेबल डेप्ट मैनेजमेंट, यानी डिफरेंट कंट्रीज में जितना भी डेप्ट कर्जा चल रहा है उसके लिए एक
प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भी बोरोअर से जिससे भी पैसा उधार लिया जा चुका है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर बॉडीज है, वो एक जगह गैदर होगी और सॉल्यूशंस को फाइंड करेगी कि डेब्ट को कैसे चुकाना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस कंट्री को कितना पैसा देना है, सो दैट उनके लिए फंड को अरेंज किया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। सो इसी डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ये है डेब्ट को क्लियर करने के लिए और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए सस्टेनेबल फंड को मैनेज करने के लिए कि फ्यूचर में डेवलपिंग कंट्रीज उस फंड को रिटर्न भी कर दे। एंड दैट्स द गोल ऑफ द सेवल फोरम ऑन डेब्ट, और ये जो भी अदर मेंशन है FFD4, द सेवल प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन एंड कमिटमेंट। अब FFD4 को हम एक बार देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? द फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। समझ रहे हो नाम से ही, डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग यानी फंड को अरेंज करना है, सो दैट जो भी डेवलपमेंट चाहता है उसको फंड यहाँ पर मिल जाए, सस्टेनेबल फंड, उसको चुकाना भी है, उसे क्लियर भी करना है। सो UN का प्रोसेस है कंट्रीज की हेल्प करने के लिए, और FFD4 बेसिकली एक गैदरिंग हो गई, और अभी इनका रिसेंटली 4th बिग मीटिंग हुआ था स्पेन के सेविल में, और तभी स्पेन ने इस इनिशिएटिव को दिया द सेविल फोरम ऑन डेब्ट, सो दैट जो भी पैसा है, कर्ज है, उसको क्लियर किया जा सके और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो पैसा है उसे अरेंज किया जा सके। दैट्स वाई यहाँ पर स्पेन को हाईलाइट किया गया, बिकॉज इसका जो 4th मीटिंग था वो स्पेन में ही हुआ था। सो स्पेन यूज कर रहा है सो दैट जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, बोरोअर्स है, क्रेडिटर्स है, इनके बिटवीन जो भी गैप है उसे क्लियर किया जा सके। और डेटा को हाईलाइट किया गया कि ग्लोबल जो डेब्ट है, कर्जा है, वो $10 ट्रिलियन तक यहाँ पर पहुंच चुका है 2024 तक, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज का जो कर्जा है वो $31 ट्रिलियन है, डेब्ट है, और इन्हें इंटरेस्ट पे करना है यहाँ पर $921 बिलियन का। दैट्स ऑल। सो द सेवल फोरम ऑन डेब्ट बेसिकली FFD4 के साथ अलाइन करता है, और मेजर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यहाँ पर जो इससे अलाइन करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 का गोल ही क्या है? SDGs को कंप्लीट करना इसका गोल है, और इन सब के साथ ये अलाइन करता है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the author of the book Civil Military Fusion as a Metric of National Power and Comprehensive Security? सो बुक अगेन न्यूज़ में इंडिया की बुक है, डिफेंस से रिलेटेड है। किसने इसे पब्लिश करा, ऑथर कौन है? प्लीज नोट द ऑथर इज राज शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, रिटायर्ड ये हो चुके हैं, एंड नोशन प्रेस ने इस बुक को यहाँ पे पब्लिश करा है, एंड इस बुक को यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के दौरान लॉन्च किया गया। UN जो मिनिस्टर है हमारे, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कैबिनेट मिनिस्टर, वी ऑल नो, इन्होंने इस बुक को यहाँ पे रिलीज किया है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। बस बुक का नाम ध्यान रखना, राइटर राज शुक्ला सर, लेफ्टिनेंट जनरल है, एंड बुक को यहाँ पे राजनाथ सिंह ने लॉन्च करा। दैट्स ऑल। पब्लिश करा है नोशन प्रेस ने। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। When is National Cyber Security Awareness Month observed globally? सो यहाँ पर नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ को हम डिस्कस कर रहे। US भी इसे ऑब्जर्व करता है, इंडिया भी इसे ऑब्जर्व करता है, दोनों ने अलग अलग थीम के साथ इसे ऑब्जर्व करा है। दैट्स वाई करंट अफेयर में यह आ चुका है। अक्टूबर में ग्लोबली लेवल पर इंडिया और US दोनों इसे सेलिब्रेट करता है, सो दैट साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। सो US का जो DHS है, सम डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, और नेशनल साइबर सिक्योरिटी अलायंस 2004 में इन लोगों ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ। इंडिया में कौन देख रहा है इसे? इंडिया में है हमारे पास द सर्टेन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर फंक्शन करती है, और इंडिया में ये लोग इस मंथ के लिए जो भी अवेयरनेस कैंपेन है उसे मैनेज करते हैं। सो इंडिया की जो थीम रही वो है साइबर जागृत भारत। ग्लोबल जो थीम है स्टे सेफ ऑनलाइन, साइबर थ्रेट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन, यही गोल है अक्टूबर मंथ में होने वाले इस अवेयरनेस कैंपेन का। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट द सखारोव प्राइज इज अवॉर्डेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सखारोव प्राइज को देता है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन यूनियन देता है। 50,000 पाउंड का यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है। 2025 में किन्होंने इस अवार्ड को जीता है? सो प्लीज नोट, बेलारूस से एक पर्सनालिटी जिनका नाम है एन रेस पोग्जोबर्ट,
और जॉर्जिया से है मजिया एमग्लोबेली, इन्होंने इस प्राइज को जीता, द सखारोव प्राइज। सखारोव प्राइज को यूरोपियन यूनियन ने 1988 में एस्टेब्लिश करा उन लोगों को रिकग्नाइज करने के लिए जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, एंड एंड्रेई सखारोव के नाम पर इस अवार्ड को यहाँ पे रखा गया है। एंड यूरोपियन पार्लियामेंट के जो लीडर्स है वो विनर्स को यहाँ पे चूज करते हैं। फ्रांस में दिसंबर के मंथ में इस अवार्ड को दिया जाता है। सो ध्यान रख लीजिएगा, एंड्रेई सखारोव के नाम पर ये जो प्राइज है स्टार्ट किया गया, यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसे दिया जाता है। नाउ हु इज द एंड्रेई सखारोव? इनका नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज नोबेल पीस प्राइज इन्होंने जीता है। बेसिकली इन्हें जाना जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब को डेवलप करने के लिए, एंड 1975 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। बस इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ द सोवियत हाइड्रोजन बॉम्ब। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट में काफ़ी एक्टिव थे ये है, एंड दैट्स वाई इन्हीं के नाम पर इस प्राइज को रखा गया बाय द यूरोपियन यूनियन। दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। प्लीज नोट, आज के जो क्विज के क्वेश्चंस है वो अवार्ड कैटेगरी से रिलेटेड है, बिकॉज आज के सेशन में काफ़ी सारे अवार्ड्स हमने देखे हैं जो हाल ही फिलहाल अफेयर में। दैट्स ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। प्लीज़ इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कल का सेशन नहीं देखा है तो उसे भी आज देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।